नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश को झकझोर देने वाले झीरम घाटी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह दोनों आमने सामने हैं। नया विवाद अब झीरम घाटी कांड की जांच करने वाली कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार ने झीरम न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आयोग की जांच पूरी नहीं होने के आधार पर शासन ने जांच कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है। 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी कांड में नक्सलियों ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत 29 नेताओं और कई सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन घटना के करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी उसके जख्म हरे। झीरम का नाम लेते ही छत्तीसगढ़ वासियों के दिल सहम उठते हैं और उस पर यह राजनीति जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। इतने दिन बीतने के बाद, केंद्र सरकार में उनके मुख्य प्रधानमंत्री रहने के बाद, सोनिया गांधी को यहाँ आने के बाद राहुल गांधी यहाँ उपस्थित थे। जांच के लिए पूरी एजेंसी उन्होंने तय की, कोई हमने तय नहीं किया। एनआईए का नाम उन्होंने तय किया और एनआईए के छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस की आपसी कला का परिणाम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और ये जांच में सहयोग करें और एनआईए को पूरी तथ्य, यदि एक भी तथ्य इनके पास है, एक भी तथ्य, तो छुपाना भी तो अपराध है, उनके खिलाफ केस चलेगा ना। तथ्यों को छुपाने के मामले में भूपेश के खिलाफ केस चलना चाहिए कि कोई तथ्य उसकी जानकारी में है, उसको छुपा रहा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, और नहीं तो वो तथ्य एनआईए के सामने और जनता के सामने रखना चाहिए। डरता क्यों है? कौन डरता है? जो अपराधी हैं उनके चेहरे को सामने आना चाहिए, और हम तो ये चाहते ही हैं। तो सही बात है, तैयार हैं तो एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या एनआईए करे, सीबीआई करे, तो ये एजेंसियां हैं वो जांच करती है। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दें हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था, और अनेक बार एनआईए भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा, और अनेक मंचों में भी बात कही। वो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कर रहे हैं उनका भी, कवासी लखनऊ भी हो जाए, कोई दिक्कत। तो झीरम कांड के लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। मई में झीरम कांड की घटना हुए 10 साल बीत जाएंगे। आज भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं। अब भी जो हैं ये समझ पाने में बहुत सारे लोग नाकाम हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना एक सामान्य नक्सली हमला थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही थी। एनआईए की जांच शुरू हुई। एनआईए ने अपनी 4000 पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद दोबारा राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो एनआईए ने उसको दस्तावेज देने के बजाय एक बार फिर जांच शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए हैं, एक चार्जशीट फाइल की गई, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धनंजय जी, घाव बहुत गहरे हैं। एक दशक बीत गया, एक दशक के बाद भी झीरम का जो सच है वो अब भी अनसुलझा सा है। अब भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। अब भी जो है इसे लेकर राजनीति हो रही है। एक शहादत जिसने एक पूरी पीढ़ी को साफ कर दिया, कांग्रेस के नेतृत्व के एक पूरे उसको साफ कर दिया, इसके बावजूद आज तक इसे लेकर राजनीति सी दिखाई देती है। क्यों ऐसा? देखिए अभय जी, हम पीड़ित लोग हैं। झीरम घाटी में अगर किसी की शहादत हुई है तो हमारे नेताओं की शहादत हुई है, हमारे सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई है जी। और किसके सरकार के दौरान हुई है घटना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई। ये घटना होने के बाद किसको लाभ मिला है? क्योंकि ये घटना होने के बाद पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं ना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक लोलुपता किसी न किसी की छुपी रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। और पीड़ित जो पक्ष है, जो जिन्होंने अपनों को खोया है, और घायल, चाहे शिव सिंह ठाकुर की बात कर लूँ मैं, दौलत रोहरा जी की बात कर लूँ, या
हमारे अन्य जो नेता सुरेंद्र शर्मा की बात कर लूँ, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि झीरम घाटी जो कांड हो, उसके पीछे जो भी लोग हमको सजा मिलनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रहा है? सजा अपराधियों को होगा, पसीना भाजपा नेताओं को छूट रहा है। हमने कहा ना एनआईए की जांच, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एनआईए की जांच हमारी पार्टी की सरकार के दौरान हुई, तो देखेंगे 4 महीने बाद वो सरकार बदल जाता है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और आज रमन सिंह जी कर रहे हैं, तो क्या रमन सिंह जी बताना सार्वजनिक तौर पर कि झीरम घाटी के संदर्भ में जो गठित एनआईए था, क्या एक भी दिन रमन सिंह से पूछताछ किए हैं? क्या उस दौरान तत्कालीन गृह मंत्री थे रमन सिंह जी, क्या उनसे पूछताछ हुई है? क्या इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से बता दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब न्यायिक जांच कमेटी जो था, जिसमें हमने षड्यंत्र शब्द को जोड़ा, उसके बाद आखिर धर्मलाल कौशिक जी को ऐसी क्या तकलीफ हुई कि वो इस जांच आयोग की रिपोर्ट को रुकवाने न्यायालय चले गए? अरे आप जांच आयोग को रुकवा रहे हो, मतलब अपराधी को आप बचा रहे हो ना, किसी अच्छे व्यक्ति को आप बचा नहीं रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता उजागर तो होती है ना, शंका तो होती है ना। और मैं तो कह रहा हूँ ना, रमन सिंह जी बता दे सार्वजनिक तौर पर, क्या वो बतौर मुख्यमंत्री एनआईए ने उनसे पूछताछ की है? क्या ये बता दे यहाँ पे जवाब वो। अनुराग जी, ये सवाल आज भी बहुत से चुभते हुए सवाल हैं जिसके बारे में जनता भी जानना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में भी एक न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था, जस्टिस मिश्रा जांच आयोग, जो प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में बनी थी। वो जांच आयोग काम करता रहा और उनके चीफ जस्टिस बनने के पहले तक 30 सितंबर 2021 को आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ और उसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई। 4184 पेज की रिपोर्ट भी सौंपी गई राज्यपाल अनुसुईया उइके जी को, और बहुत सारे लोगों को अभियुक्त भी बनाया गया। पहली जो चार्जशीट फाइल गई उसमें 9 लोग, बाद में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई उसमें 30 और लोगों को जोड़ा गया। इसके बावजूद आज तक जो है इसे लेकर राजनीति हो रही है। क्या कुछ छिप रहा है? क्या आज भी आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को या तत्कालीन मुख्यमंत्री को देना चाहिए? देखिए अभय जी, इसका जवाब तो सबसे पहले इस राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने इस पूरे मामले में एक ही बात कही थी कि सबूत उनके जेब में है और यदि कोई सुरक्षा की गारंटी ले तो मैं उस सबूत को उजागर कर दूंगा। अब मुख्यमंत्री भी है, उनकी सरकार भी है, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है, तो आप सबूत को उजागर करने में देरी क्यों? पहली सवाल बात आपने पूछा। दूसरी बात, यदि इनके मंत्री कवासी लखमा के ऊपर कोई प्रश्न उठा रहे थे तो उस समय यदि आप याद करेंगे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज सदन के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा उठाया जा रहा था और उस समय सभी उंगलियां कहीं ना कहीं षड्यंत्र के दायरे में इनके मंत्री को ले रही थी। तो आज वो मंत्री क्यों बने हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि एनआईए कोई जांच कर रही थी, वो जांच संस्थित की गई थी इनके सरकार में, यूपीए के सरकार में, तो उस जांच के आगे चलने पर इनको विश्वास क्यों नहीं? नंबर 3। नंबर 4 ये है कि 4000 पन्ने की जो जांच आयोग जस्टिस के नेतृत्व में जो एक निष्पक्ष माना जाता है कि कोई भी कुछ जांच हो और जस्टिस के नेतृत्व में हो, न्यायिक जांच हो, तो बहुत निष्पक्ष मानी जाती है, तो उसके 4000 पन्ने की रिपोर्ट को इन्होंने कचरे के डिब्बे में क्यों डाल दिया? चलिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, धनंजय जी से जवाब लेते हैं क्योंकि और सप्लीमेंट्री सवाल आए। उसके पहले जो सवाल पूछे गए उनका जवाब एक बार जरूरी है। धनंजय जी, जो बात चूंकि न्यायिक जांच आयोग और उसकी रिपोर्ट की हो रही है और अनुराग जी ने बहुत सारे सवाल भी उठाए, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में अपनी टिप्पणी जरूर करें। अनुराग जी, जितने भी सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी के उस आरोप को मजबूत करता है कि रमन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी ने झीरम घाटी जांच को प्रभावित किया है। पहला सवाल इनका था कि भूपेश बघेल जी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कहते थे जांच के उनके पास सबूत है, सुरक्षा दे तो सार्वजनिक कर देंगे। तो मुझे बताना, आखिर रमन सिंह ने भूपेश बघेल जी को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं किया ताकि भूपेश बघेल जी उस सबूत को सार्वजनिक कर सके? आप तो 5 साल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, क्या भूपेश बघेल, सुन लीजिए, तकलीफ शुरू हो गई, मुझे मालूम था आपको पीड़ा शुरू होगी। सुन लीजिए, सवाल उठाए ना, जनता देख रही है, सुन लीजिए ना, काउंटर करिएगा ना, मेरा जवाब देना, जवाब पूरा होने देते हैं, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। तकलीफ शुरू हो गई। मुख्यमंत्री थे ना डॉक्टर रमन सिंह जी, आखिर उन्होंने भूपेश बघेल जी को सुरक्षा क्यों नहीं दी और क्यों उस सबूत को सार्वजनिक होने नहीं दिया? किसको बचाना चाहते थे डॉक्टर रमन सिंह जी? पहली बात।
दूसरा आपने कहा कि कवासी लखमा जी को, और मैं तो कह रहा हूं ना, कवासी लखमा जी उस परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, वो भी पीड़ित थे, जैसे शिव सिंह ठाकुर पीड़ित है, जैसे दौलत रोहड़ा पीड़ित है, जैसे फूलोदेवी नेताम जी पीड़ित है, और भी लोग पीड़ित है। क्या एनआईए ने उनसे पूछताछ की? क्या एनआईए ने उनसे जांच किया? क्या जांच आयोग ने उनसे जाके सवाल जवाब किया? आखिर रमन सिंह ने क्यों उनको रोकने का काम किया? ये आपके जो हमारे जो आरोप है उसको पुख्ता करते हैं कैसे बचाने गया। तीसरी बात, आपने कहा एनआईए का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने किया था। 4 महीने बाद तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आखिर उनको क्या तकलीफ थी? जांच के आयोग के जो न्यायिक जांच होता, एनआईए की जांच जो हो रहा था जिसमें अपराधी पकड़े जाते, क्यों जांच को प्रभावित किया? आप जब जांच नहीं कर पाए, हमारी सुन लीजिए ना, 4 सवाल है ना आपका, 4 मिनट तो रुकिए भाई, धीरे तो धरिए। और जब हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एनआईए अपना क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी, हमने जब फाइल मांगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर फाइल क्यों नहीं दी? किस अपराधी को बचाना चाहते हैं? क्या एनआईए की रिपोर्ट में बात लिखा गया है क्या कि इस षड्यंत्र में भाजपा के लोग शामिल हैं, इसलिए रिपोर्ट फाइल नहीं दे रहे हैं? तीसरी बात, जांच आयोग का कार्यकाल खत्म होना था सितंबर 2021 में, स्वाभाविक बात है, तो कार्यकाल बढ़ना था। हमने कार्यकाल बढ़ाने का काम किया, कार्यकाल बढ़ा तो जांच होगी तो अपराधी पकड़े जाएंगे ना। तो धर्मलाल कौशिक जी को क्या तकलीफ थी जांच आयोग के कार्यकाल बढ़ने में, जो किसको बचाने के लिए न्यायालय गए? अगर जांच होता तो अपराधी पकड़े जाते। तो ये तो पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि षड्यंत्र में भाजपा खड़ी हुई है। कुछ सवाल जो है, बिल्कुल इसमें एक सवाल ये जरूर निकलता है कि जब एनआईए ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी और उसके बाद राज्य सरकार को लगा कि ये जांच जो है वो सभी पहलुओं की जांच नहीं हुई है, उसने के एसआईटी की का गठन किया था। लेकिन एनआईए से जब दस्तावेज मांगे गए तो एनआईए ने दस्तावेज दिए नहीं, बल्कि उल्टे दोबारा जांच शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान राज्य सरकार का यह भी आरोप है कि राज्य सरकार ने जो मुद्दे उठाए थे, यानी उस समय कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे, उसको पूरी तरह से उसकी जांच हुई नहीं है एनआईए की। रमन्ना का भी नाम आया था, गुड़सा उसंडी का नाम भी बाद में आया, गजराला अशोक के भी नाम इसमें आए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज, इनमें से कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया। और आज स्थिति क्या है? आज जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो चार्जशीट फाइल की गई, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी ये पता नहीं है कि वो साजिश में शामिल थे कि नहीं थे। तो आप इसमें अगर जांच आयोग एक बना हुआ है और उसको जब उसने अपनी एक पहली रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद उसमें जो है जो उसके प्रमुख थे वो चीफ जस्टिस चूंकि बन गए हैं, उसमें 2 नए सदस्य जोड़े गए और जांच वो आगे बढ़ी। अगर उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है और उसका कार्यकाल बढ़ा है तो उसमें तकलीफ क्यों? नहीं अभय जी, प्रश्न ये है कि यदि जांच, एनआईए का अपना देखिए एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते ये उनके विवेकाधिकार में है कि वो इस एसआईटी को अपनी कौन से तथ्य से अवगत कराएंगे या नहीं कराएंगे। चलिए, मैंने मान लिया, लेकिन जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ने से आखिर बीजेपी को तकलीफ क्यों है? नहीं, तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी के जेब में जब सबूत था तो वो सबूत कहां चला गया? प्रश्न ये है, जब 4000 पन्ने की एक न्यायिक जांच रिपोर्ट ऑलरेडी राज्यपाल जी को दी जा चुकी थी तो वो कचरे के डब्बे में क्यों डाल दिया गया? चलिए, इसका जवाब धनंजय जी से लूंगा, मैं धनंजय जी से इसका जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। चूंकि ये झीरम की जो घटना है उसके गवाह आप भी रहे हैं, मैं खुद भी रहा हूं, मैंने भी उस दौरान मीडिया में रहते हुए पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक लगातार इससे जुड़ा रहा, तो बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी उलझे रह गए। जिस तरह से झीरम को लेकर आज भी राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आज भी हासिल नहीं हो पाए हैं? देखिए, सवालों के जवाब का तो ये रहा जी, जैसे मेरा अनुभव रहा कि चाहे भाजपा की जब सरकार 13 से घटना हुई 25 मई 2013 की जी, उसके बाद भाजपा ने इस मामले को पूरी तरह भुनाया। चाहे तो भाजपा को 5 साल का समय था 18 तक के, और जब कांग्रेसियों का भाजपा ने कहा कि षड्यंत्र था, जैसा कि चूंकि उस पर पूरे कांग्रेस के दिग्गज नेता ही उसके शिकार हुए थे जी, उसमें शहीद हुए, तो भाजपा का उस समय यह था कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो भाजपा के पास 5 साल का समय था। 5 साल में भाजपा ने कोई ऐसा खोजबीन या छानबीन या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, न ही उसने किसी कांग्रेसी पे हाथ डाला जी। अब जब उस समय कांग्रेस कहती थी कि भाई
हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास सबूत है, हमारे जेब में है। अगर हमको आज मौका मिल जाए तो हम तत्काल इसमें गिरफ्तारी कर ले। कांग्रेस को भी मौका मिल गया 18 में, वो भी 5 साल से आज तक फिर समय बढ़ाने की बात कर रही। तो 5 साल आपके जेब में प्रमाण थे, आपने भी कार्रवाई नहीं की। अब ये मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अब या तो इसमें अंदरूनी भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत हो सकती है। बहुत क्योंकि गंभीर दोनों- आरोप लगा रहे हैं सुधीर जैन जी आप। जी नहीं, गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि दोनों को कार्यकाल बराबर मिला है 5-5 साल का, जी और दोनों के कार्यकाल में आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आरोपियों के नाम सामने नहीं आए? और आज जो उस समय चाहे वो गोपन्ना था या और जो भी नक्सली, जो मेन नक्सली थे, वो भी आज सब मारे जा चुके कोई बीमारी से। और वे तो क्या अपन क्यों समय जाया कर रही थी? भाजपा ने भी 5 साल निकाला। चलिए, इसका कांग्रेस जवाब ने भी एक बार 5 साल धनंजय जी निकाला। से ही लेते हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में आपने दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चूंकि रूलिंग पार्टी निश्चित आज रूप की से तारीख दोनों में कांग्रेस पार्टियां है। सवालों के बिल्कुल घेरे सुधीर में जी बिल्कुल। धनंजय जी चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो एक बार उनसे भी इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मूल रूप तो ये है कि जो जनता है वो दोनों चीजों को बराबर देखना चाहती है। इस आरोप प्रत्यारोप के कटघरे से हट के वो सच को जानना चाहती, क्योंकि ये बड़ी पीड़ा थी, एक बहुत बड़ी आतंक नक्सली घटना थी। धनंजय जी, कुछ सवाल वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन जी ने उठाए हैं, वो तो दोनों को समान रूप से दोषी मान रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि सुधीर जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और मुझे लगा कि उनके संज्ञान में पूरी घटना होगी जो घटनाक्रम चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं संशोधन करना चाहूंगा। जी, सुधीर जैन जी, आप देखिएगा, जब हमने घोषणा पत्र बनाया उसमें कहा कि हम इस पूरे प्रकरण की एसआईटी की जांच कराएंगे। पहला हमारा घोषणा पत्र का, हमारी सरकार बनी, हमने एसआईटी का गठन किया और उसी दौरान जांच आयोग की जांच भी चल रही थी, जिसका कार्यकाल 30 तारीख को समाप्त हुआ। उस जांच आयोग में हमने 8 नए बिंदु जोड़ने का काम किया। मैं पहले जांच आयोग पे आता हूं। स्वाभाविक बात है, जब 8 जांच बिंदु उसमें हमने जोड़ा, उसे कार्यकाल को 6 महीने के लिए हमने बढ़ाने का काम किया। तो धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाते हैं, न्यायालय जाकर उस जांच आयोग की जो अवधि बढ़ाई गई थी उस पर लोग आके जांच को रुकवाते हैं। आज भी मामले में उसका फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए जांच आयोग का कार्यकाल फिर भी बढ़ाया गया है। दूसरी बात, एसआईटी का अब हमने गठन किया उस एफआईआर के आधार पर जो जितेंद्र मुदयाल के द्वारा दर्ज कराई गई थी। तो एनआईए पुनः जांच करती, बोले उस एफआईआर की जांच हम करेंगे और एसआईटी को उसमें जांच करने नहीं देंगे। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का काम किया। तीसरी बात, आपने कहा कि भूपेश बघेल जी ने कहा था जेब में सबूत है, हम तो आज भी कह रहे हैं। तो क्या भूपेश बघेल जी से उस दौरान एनआईए ने बुलाकर पूछताछ की? क्या उस दौरान जो जांच आयोग ने भूपेश बघेल जी से आकर पूछताछ की? क्या क्यों नहीं किया? भाई, हम तो सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का नजर तो आ रहा है ना, कि षड्यंत्रकारियों को बचाया जाए। हम तो आज भी दावा कर रहे हैं। और आज अगर अपराधी को पकड़ने के लिए जब फिर जांच आयोग की रिपोर्ट काल को बढ़ाया गया है, तो फिर भाजपा क्यों तिल मिला रही? भाई, हम इस मामले में न्याय चाहते हैं। चलिए, और भाजपा क्यों तिल मिला रही है? अनुराग सिंहदेव जी, भाजपा क्यों तिल मिला रही है? सवाल आपके पास आया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए अभय जी, पहली बात तो ये है कि यदि मुख्यमंत्री के पास सबूत है जी, तो वो एनआईए को क्यों देना चाहते हैं और एसआईटी को क्यों नहीं देना चाहते हैं? पहला तो उत्तर यही दे दें धनंजय जी। दूसरा, थोड़ा करेक्ट करो सुधीर इसको। जैन जी ने जो थोड़ा कहा- करेक्ट करूं, थोड़ा करेक्ट करता हूं। एसआईटी की जो अन्य गठन वरिष्ठ किया, पत्रकार- एक थोड़ा सा करेक्ट करता हूं आपको, थोड़ा सा 1 सेकंड नहीं, दीजिएगा। क्षमा मैंने क्षमा के साथ बोल करेक्ट करता हूं। एसआईटी गठन किया गया जब जितेंद्र मुदयाल के एफआईआर पर जब एसआईटी में जांच की बात हुई, तो पुनः आपके एनआईए ने कहा कि इस जांच को हम ही करेंगे और एफआईआर की जांच हमने करने की बात कही। तो एसआईटी तो आपकी केंद्र सरकार ने रोक दिया और जांच आयोग को धर्मलाल कौशिक जी रोक दिए, और हम तो सबूत दे रहे हैं। तो किसको दें? हमारे पास अनुराग जी, चलिए जी। कंप्लीट करिए आप। देखिए अभय जी, ये तथ्यात्मक डिबेट होना चाहिए। क्या केंद्र सरकार किसी एसआईटी को रोक सकती है? क्या राज्य सरकार यदि बनाती है? बिल्कुल रोक सकती ये है। इस प्रकार की बातें नहीं, रोक सकती है। करिए जनता को। सुनिए ना, और दूसरी एनआईए बात रोक ये सकती देखिए, है। अब मैं नहीं जानना चाहता हूं। एनआईए रोक सकती माननीय है। सुधीर जैन मुझे जी- लगता है कि एसआईटी को रोकने के बजाय कॉपरेशन नहीं हो, ये हाँ। संभव है। दस्तावेज ना दिए जाएं, कॉपरेट, उसको रोकने का अधिकार तो नहीं है एनआईए को, लेकिन हाँ, अगर वो उसको डिफंक्ट कर देती है तो एक तरह से रोकना हुआ। बिल्कुल अनुराग जी, आप अपनी बात पूरी करें। सुधीर जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही है और दोनों दलों पर आरोप लगाया है। तो मैं भाजपा के ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं उसका उत्तर देता हूं। जी, एक तो दो बातें हैं। एक तो एनआईए की जांच कमेटी बनाई गई, जांच संस्थित की गई यूपीए के सरकार में। वो जांच हमारे सरकार के जो कार्यकाल थे उस दौरान जारी थी।
दूसरा, हमने एक न्यायिक आयोग किया, गठन किया, उसकी जांच भी जारी थी। तो ये जो पीरियड था, ये आरंभिक जांच का, और दो बड़ी एजेंसियां, एक तो न्यायिक जांच और एक एनआईए, ये दोनों कमिटीज जांच कर रही थी। और हमको विश्वास था कि इन दोनों के रिपोर्ट में वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब रही बात कांग्रेस की कार्यकाल की, तो कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के लोग न्याय अपने लोगों को तो न्याय दे, कम से कम अपने लोगों के का जो अपेक्षा है, जो उनकी पीड़ा है, उसको तो समझे। अच्छा यदि बात मुख्यमंत्री के जेब में अनुराग जी तो एक सवाल अनुराग जी एक सवाल मेरी तरफ से भी है, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं मीडिया में रहते हुए मैंने भी देखा है। एक चीज कभी मेरी समझ में नहीं आई, और मैं चूंकि सरकार उस समय आपकी थी इसलिए आपकी ही प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जिस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही थी और वो सुकमा से जब निकली थी दरभा के लिए, तो उसके ठीक एक दिन पहले पुलिस ने बहुत सारे फुटेज जारी किए थे एनकाउंटर के, और करीब 5,000 जवानों को सर्चिंग ऑपरेशन में लगाया गया था। गोलीबारी के फुटेज जारी किए गए थे। भले ही उस गोलीबारी के फुटेज में एक भी नक्सली की तरफ से गोलियां आती नहीं दिखती हैं, वो फुटेज आज भी मीडिया हाउसेज में सुरक्षित हैं। तो जब सवाल उठता है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना भी थी, नक्सलियों के वहां मूवमेंट को खत्म करने के लिए आप इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन भी कराते हैं, तो फिर एक सेंसिटिव इलाके में इतनी सुरक्षा क्यों नहीं बरती गई कि पूरा एक काफिला जाता है और नक्सली बड़े आराम से उसको निशाना बना लेते हैं? चूंकि सरकार आपकी थी इसलिए सवाल भी आपसे। देखिए, इसी सवाल का जवाब करने के लिए तो एनआईए जांच कर रही है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जिसने 4,000 पन्ने की का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है गवर्नर को। तो इसका तथ्य तो सामने आएगा कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या लेकुना बरती गई है, कौन सी दिक्कत है इसमें। कहीं इनके लोग ही तो शामिल नहीं है जो शक का कि सुइयां इनके तरफ पूछताछ क्यों नहीं की एनआईए ने? एनआईए तो पूछना चाहिए ना। अगर आप शक का सुई कर रहे हैं तो एनआईए ने पूछताछ क्यों नहीं किया? पहली बात, जांच आयोग ने पूछताछ नहीं किया, क्योंकि इससे तो ये संदेश जाता है ना कि इस घटना के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। इस घटना का लाभ रमन सिंह को मिला और अपराधी को बचाने अभी धर्मलाल कौशिक न्यायालय गए हैं। तो भाई इसके पीछे पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो शामिल हुए ना। तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा तो अपराधी को बचाने लड़ रही है। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा तो अपराधी को बचाने लड़ रही है। धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं अपराधी को बचाने के लिए। एनआईए के फाइल आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देती है कि अपराधी पकड़े ना जाए। ये तो भाजपा का चरित्र दिख रहा है उसमें। और पूरी तरीके जिस परिवर्तन यात्रा के दौरान रमन सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे थे, तो विकास यात्रा को सुरक्षा दिया गया और परिवर्तन यात्रा से सुरक्षा हटा दिया, क्योंकि ये तो घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र को इशारा करता है। उसके बाद रमन सिंह शपथ लेते हैं जीत का। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब ही तलाशने की कोशिश पिछले 10 साल से हो रही है। एक बार बिल्कुल धनंजय जी, एक बार मैं सुधीर जी के पास जरूर लौटूंगा। सुधीर जी, इस घटना के बाद के 24 घंटे की बात एक बार आपसे जरूर करना चाहूंगा। ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, चलिए उसके पीछे का सच क्या है ये तो जांच आयोग और एनआईए और तमाम जांच के बीच कैसे का और कब निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, सभी को इसका इंतजार रहेगा। लेकिन अगर आप याद करें तो आपने ये खबर जरूर देखी होगी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी महिला नक्सलियों के साथ नक्सलियों की एक बड़ी टोली जो है उसके बाद भी सुकमा के इलाके में सड़कों पर, हाईवे पर हथियार लहराती घूमती देखी गई। आंध्रा बॉर्डर तक उनकी मौजूदगी देखी गई और बेखौफ होकर घूम रहे थे। तो इतनी बड़ी घटना को वारदात देने के बाद सामान्य तौर पर कोई भी नक्सली संगठन हो, आतंकवादी संगठन हो, सबसे पहले एक सुरक्षित इलाके में जाता है। वो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते घूम रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि उन्हें किसी का कोई खौफ था ही नहीं? नहीं, खौफ नहीं था ना, इसलिए खौफ नहीं था कि एट मूवमेंट में ये परिवर्तन यात्रा जो थी पहले सुकमा होकर निकलनी थी दंतेवाड़ा के लिए, अचानक इसका फिर रूट चेंज कर दिया गया सीधा जगदलपुर के लिए। तो उस समय भी देखिए भाजपा की सरकार थी, अगर फिर वही बात आएगी तो भाजपा की सरकार ने, जब मालूम है आपको कि नक्सली इलाका है और धुर नक्सली इलाका, अति संवेदनशील इलाका है, तो आपने तत्काल में अनुमति कैसे दे दी? और दरभा जो इलाका है वो आज तो अभी नहीं है, लेकिन उस समय आज जब घटना घटित हुई थी बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका था वो, मतलब आए दिन वहां वारदात होती थी, नक्सली वारदात। तो जब आपको जानकारी थी तो आपने, भाजपा ने वहां पर परिवर्तन यात्रा को जाने की अनुमति क्यों दी? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। जी
बिल्कुल, बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे हैं और इस आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में लोगों को इंतजार रहेगा इस बात का कि आखिर कभी इसके पत्ते खुलेंगे कि नहीं, ये सच कभी सामने आएगा कि नहीं कि ये केवल नक्सलियों का घात लगाकर किया गया हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश भी काम कर रही थी। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सीने पर लगे एक बड़े घाव की। 10 साल पहले एक घाव जो नक्सलियों ने दिया था, जिसमें एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सभी बड़े नेता मारे जाते हैं और आज तक इस सच का खुलासा नहीं हो पाता है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे सामान्य तौर पर एक नक्सली हमला था, साजिश किया हुआ एक नक्सली हमला था, या इस साजिश के तार कहीं और से भी जुड़े हुए थे। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।